अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग MGT 211 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs है पास्ट पेपर्स के उनको डिस्कस करेंगे और ये हमारे पास है पार्ट 5। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं पास्ट पेपर MCQs से रिलेटेड और उनके अंदर भी हमने काफ़ी सारे MCQs जो है वो कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी यानी प्रीवियस 4 पार्ट्स, तो अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और वहां पर तमाम की तमाम वीडियोस सब्जेक्टिव और MCQs दोनों ही आपके सामने शो हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है 100+ MCQs कवर करेंगे पास्ट पेपर्स के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले MCQ जो हमारे पास लिखा हुआ है यो है हमारे पास द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो WTO हमारे पास जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब क्या है? रूल्स ऑन ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन नेशन, यानी रूल्स यानी उन रूल्स के मुताबिक ट्रेड करना जो कि हमारे पास मुख्तलिफ कौमों के दरमियान जो है वो साइन हुई है यानी डिस्प्यूट हुआ है हमारे पास, उस रूल्स के मुताबिक जो है वो ट्रेड करना और डिस्प्यूट बिटवीन नेशन। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के लिए है कि रूल्स ऑन ट्रेड, ट्रेड के ऊपर जो रूल्स होते हैं वो, और डिस्प्यूट बिटवीन नेशन यानी कौमों के दरमियान जो मसले वगैरह हुए उनके दरमियान ये जो हमारे पास चीजें हैं ये किसके अंदर आएंगी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा जो मेन हमारे पास जो है कोर फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का? तो ये तीनों मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, कौन नहीं है? तो लीडिंग हमारे पास नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इन डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप देयर इज डैश। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है? तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पे अपवर्ड भी लिखा हुआ है, डाउनवर्ड भी लिखा हुआ है। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि दोनों होती है हमारे पास, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है हमारे पास डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप के अंदर। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ बिजनेस प्लान। तो हमारे पास इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड होता है हमारे पास बिजनेस प्लान के अंदर? तो ये तीनों की तीनों चीजें हमारे पास ऑप्शन नंबर A, B और C तीनों के तीनों इंक्लूड होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है देयर आर रियली ओनली 2 ways टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा फॉर अ मार्केटिंग स्टडी। तो हमारे पास जो सिर्फ 2 ही तरीके हैं अगर हमने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना है मार्केट को स्टडी करने के लिए। तो हमारे पास वो कौन से 2 मेथड्स हैं यानी कौन से 2 वेज हैं? तो एक है हमारे पास ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करना मार्केट को, दूसरा है आस्किंग क्वेश्चंस और खुद ही से क्वेश्चंस पूछना उस चीज के बारे में, यानी आपने क्वेश्चन पूछने अगले से। तो हमारे पास क्या है, या तो ऑब्जर्व करो खुद ही और या फिर क्वेश्चन पूछो। तो यही 2 तरीके हैं अगर आपने मार्केट को स्टडी करना है, यही बेस्ट मेथड है और यही 2 वेज हैं जिसके थ्रू आप जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन यानी मार्केट को स्टडी करने से रिलेटेड चाहिए तो आप इन्हीं 2 तरीकों से ले सकते हो। नेक्स्ट है द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन इज। तो हमारे पास क्या है, जो मेजर डिसएडवांटेज है टेलीविजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का, तो उसका हमारे पास जो मेन डिसएडवांटेज क्या है टीवी के ऊपर इश्तिहारात लगाने का? तो उसका मेन मसला क्या है हमारे पास? लोकल मार्केट फोकस नहीं भाई, जरूरी नहीं है हर एक को हम जो है टारगेट करते हैं। लॉन्ग लाइफ स्पेन, हाँ वो उसकी तो है, ये तो डिसएडवांटेज नहीं है। कॉस्ट हमारे पास क्या है, वो भी एक, अगर अभी इस वक्त के मुताबिक देखें तो ये भी एक डिसएडवांटेज के अंदर आ सकता है, लेकिन ठीक है कॉस्ट ज्यादा होती है, वो मैं आपको भी समझाऊंगा थोड़ी डिटेल में भी, लेकिन कॉस्ट भी हो सकती है वैसे। लेकिन क्या हमारे पास इट्स इनएबिलिटी टू टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंसेस, तो ये हमारे पास ज्यादा सुटेबल है। कॉस्ट भी हो सकता है क्योंकि आजकल क्या है सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है जो कि क्या होगी हमारे पास बहुत ही सस्ती हो गई है। सही है, बहुत ही सस्ते में आप जो है एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, टिकटॉक हो गया, इसी तरह फेसबुक हो गया। तो ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है वो सस्ते में जो है इश्तिहारात लगा सकते हो। और ज्यादातर जो है हमारे पास इश्तिहारात अब इधर आ चुके हैं सारे के सारे, अब टीवी के पास बहुत ही कम रह चुके हैं। अब ऐसे ही कह लो कि 15% वहां पर अटके हुए होंगे, बाकी तमाम के तमाम बंदे जो है वो हमारे पास क्या आ गए, वो सोशल मीडिया के थ्रू आ गए। और जितने भी नए बिजनेसेस हैं वो भी ग्रो हो रहे हैं, उनकी मेन वजह क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट कर पा रहे हैं। पहले क्या सीन था कि सिर्फ और सिर्फ टीवी के थ्रू ही जो है मेन हमारे पास इश्तिहारात होते थे या फिर रास्तों में बैनर वगैरह लगा दिए, उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ती थी। और टीवी की तो अब भी ज्यादा पड़ती है और टीवी अभी भी उसकी चल रही है एडवर्टाइजमेंट वगैरह, और उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे पास क्या है इधर सस्ते में चीजें मिल रही हैं, तो वहां पर क्यों जाए बंदा। तो अभी भी कुछ लोग अटके हुए हैं टीवी के साथ, वहां पर वो अभी भी एड वगैरह रन करवा रहे हैं क्योंकि टीवी की भी एक ऑडियंस है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये जो टारगेट की बात हो रही है स्पेसिफिक ऑडियंस, तो अभी सोशल मीडिया आपको ये एक्सेस दे रहा है, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये आपको स्पेसिफिक ऑडियंस बताता है।
और इससे रिलेटेड लॉन्ग भी आया था MGT 211 के अंदर, इसीलिए ये सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। ये डिफरेंस वगैरह पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। इससे रिलेटेड लॉन्ग भी पूछा जाता है, बस अपनी वर्डिंग में आपने लिख देना है कि हम किसके थ्रू जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया। ये सारे के सारे क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम भी ऐड देखते हैं और हम अपना ऐड भी रन कर सकते हैं। किसी बिजनेस है हमारा कोई भी, तो उस पर कर सकते हैं। यानी इसमें ये फायदा होता है कि कोई भी नई कंपनी वगैरह हो गई, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उसको इतनी ज़्यादा कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती जो टीवी वाले चार्ज करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, और खुद ही अपना जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू अकाउंट बनाए और वहाँ पर अपना बिजनेस जो है उसके एड्स रन करना शुरू कर दिए। अब यही सेम चीज़ आप ले जाओ टीवी की तरफ, और टीवी में क्या होगा, मेन ऑडियंस टारगेट नहीं है। यानी आपको नहीं पता कि ऐड किसको शो होगा, घर पे बैठे हुए तो हर एज का बंदा देख रहा होगा, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ टारगेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पास मान के चलो 18 साल वालों बंदों के लिए, या फिर 25 साल वालों के लिए, 30 साल वालों के लिए, 35 साल वालों के लिए, क्योंकि टीवी के सामने जो बंदा बैठा हुआ है उनको नहीं पता कि हमारा ये ऐड कहाँ पे दिखाया जा रहा है। बस उनका क्या है कि ऐड लगाते जाओ, जो भी देख रहे हैं, बच्चा भी देख रहा है, बड़ा भी देख रहे हैं, तो उसमें कोई टारगेट नहीं हो रहा हमारे पास कि किसको टारगेट करना है, बड़ों को, बूढ़ों को, जवानों को, किसको टारगेट करना है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये आपको क्या करते हैं, पूरा एक्सेस देते हैं, भाई किस एरिया में लगाना है, कितने किलोमीटर के अंदर लगाना है। यानी ये इतना भी आपको रेंज देते हैं, भाई 5 किलोमीटर के अंदर अंदर लगाना है ऐड, यानी आपके आसपास के बंदों को दिखाना है। उसके बाद आपके आसपास के कितने एज वाले बंदों को दिखाना है, यानी मान के चलो मैं बोल रहा हूँ 18 to 25 को दिखाना है, तो वो 18 to 25 को ही दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 18 वाले को दिखाए सिर्फ, तो किसको दिखाएगा, 18 to 25 वाले को ही दिखाएगा। 35 वाले के पास ऐड नहीं जाएगा, 40 वाले साल के बंदे के पास ऐड नहीं जाएगा। तो ये क्या होता है, टारगेट हमारे पास दे देते हैं। हमारे पास ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनकी यही पावर है, एक तो सस्ते में दे रहे हैं, ऊपर से इतनी सारी फंक्शनलिटीज भी दे रहे हैं। टीवी कुछ भी नहीं दे रहा, बस बोलेगा पैसे दो, ऐड लगा देंगे, बस टीवी में देख लेना, यहाँ पे आ रहा है, शो हो गया, बस काम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, टारगेट नहीं है कोई भी, किसको दिखा रहे हैं, कब दिखा रहे हैं, कौन से एरिया में दिखा रहे हैं। बसतर हमें पता ये भी होता है कि हमारी कोई लोकल शॉप हो गई तो उसके लिए मुझे टीवी पे ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं छोटे लेवल पे काम कर रहा हूँ और उसको पैसे कौन देगा इतनी। पहली बात तो ये है, बस मुझे अपने आसपास के बंदों को सिर्फ और सिर्फ ये बताना है, बजाय एक एक के पास बैनर वगैरह देने के, पैम्फलेट वगैरह देने के। बेहतर क्या है, मैं ऐड लगा दूंगा फेसबुक के ऊपर, सारे बंदे सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐड चलेगा कि भाई आपकी पिछली गली में भाई नई दुकान खुली है, मान के चलो गोश्त की दुकान है, और वो ऐड चल रहा है आपके आसपास, तो आसपास के बंदों को पता चल गया, और मान के चलो आपने कोई डिस्काउंट वगैरह ऑफर भी दे दिया, तो आप देखोगे अगले दिन जो है वहाँ पर आपके पास बंदे आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ बाकियों से कम, तो स्टार्टिंग में आपको ये करना पड़ता है बिजनेस के लिए, ताकि बंदे भी तो आए थोड़े से चेक करने के लिए कि यहाँ पे भी शॉप खुली हुई है। तो आसपास के बंदों को पता चल गया, अब वो बंदे आगे जाके और को बता देंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद ब खुद ही चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यही एडवांटेज भी है एडवर्टाइजमेंट का कि आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उससे सबको भी पता चल जाता है, बाकी आपका बिजनेस भी रन होना शुरू हो जाता है, और लो कॉस्ट में जो है वो आप कर सकते हो। तो टीवी का यही मेन मसला है, टारगेट ऑडियंस का। ये चीज़ क्लियर हो गई। डिटेल में क्यों समझाया, क्योंकि पेपर में लॉन्ग में पूछा जाता है आपसे, तो लॉन्ग में पूछा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड बताओ। अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद, बस यही चीज़ आपसे पूछी जाती है कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं, या फिर क्या क्या तरीके हैं, या फिर टीवी और हमारे पास जो डिसएडवांटेज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसएडवांटेज बताओ टीवी का और या एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया। तो ये आपको तमाम की तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको भी समझ आ गई होगी। और कॉस्ट का भी वही सेम चीज़ बता दी। अब ये कॉस्ट भी एक डिसएडवांटेज के अंदर अभी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा डिसएडवांटेज उस तरह से नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये भी एक प्रॉफिट ही दे रहा है बंदे को। ज़्यादातर जैसे सर्फ वगैरह हो गया, अब सर्फ घर पे हर कोई यूज़ कर रहा है ना। बच्चा ने देखा ऐड सही है, बड़े ने देखा, तो हर वक्त बच्चा तो नहीं देख रहा, बाद में आगे पीछे बंदे भी गुजर रहे हैं। तो ये जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि घर में हर किसी के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि उसी कपड़ों से क्या होता है, हमारे पास बच्चे के जो है वो कपड़े भी धुल रहे होते हैं, तो हर एक के धुल रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किसके लिए होते हैं, पूरी फैमिली यूज़ कर रही होती है बाजार, लेकिन वो स्पेसिफिक कौन यूज़ करते हैं, वो आपकी अम्मी हो गई, बहन हो गई। तो हमारे पास क्या है, औरतों का एक किस्म का प्रोडक्ट हो गया, वो वही यूज़ करती है, कपड़े तो वही धो रही होती हैं, तो उनके लिए मेन प्रोडक्ट हो गया। तो यही सेम चीज़ क्या करता है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको यही एक्सेस देता है कि भाई क्या करना है, सर्फ के ऐड किसको दिखाओ, सर्फ के ऐड फीमेल्स को दिखाओ। सही हो गया, ये चीज़ होती है। बस यही मेन ऑडियंस का जो है फ़र्क होता है, ये चीज़ आप टारगेट कर सकते हो। ज़्यादा बाइंग कौन करेगा, फीमेल्स बोलेंगी भाई चलो लेने तो मेल जा रहा है या जो भी जा रहा है, लेकिन बोलेगा कौन कि भाई ये वाला सर्फ लेकर आओ, इसकी मैंने ऐड देखी थी, ये था वो था।
तो वो चीज़ वहाँ से ज़्यादा जो है हमारे पास सेल्स जनरेट होगी, यानी ये बिजनेस वालों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा इस स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके। तो ये चीज़ होती है जब आप जो है किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके चीज़ें बेचते हो। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये ज़्यादा डिटेल में समझा दिया, गुस्सा आ रहा होगा सबको क्या बोलने जा रहे हैं। तुम्हारे पास क्या है, डैश में बी यूज टू एनालाइज हाउ वेल अ कंपनी इज मैनेजिंग इट्स एसेट्स। तो हमारे पास कौन सी चीज़ जो है हमें हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें पता चल सके, यानी हम ये एनालाइज कर सके कि भाई कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी अपने एसेट्स को मैनेज करने में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी रेशो को यूज़ कर सकते हैं। बस इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है कि किसको यूज़ करके हम एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी किस तरह से जो है वो परफॉर्म कर रही है, यानी अपने एसेट्स को मैनेज करने के लिए। तो एक्टिविटी रेशो के थ्रू हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, एक्टिविटी रेशो के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। फॉर द इंडिविजुअल एम्प्लॉय एमबीओ प्रोवाइड्स। तो हर एक जो सेपरेट एम्प्लॉय होता है उसके लिए जो एमबीओ होता है हमारे पास, वो क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो स्पेसिफिक पर्सनल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, यानी वो हमारे पास क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यानी उससे रिलेटेड जो उसकी हमारे पास पर्सनल परफॉर्मेंस है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, वो हमारे पास क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक, यानी हर एक बंदे की अलग अलग। नेक्स्ट क्या हमारे पास, एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज इंक्लूड। अब इस तरह के एमसीक्यूज आपसे बार बार पूछे जाएंगे कि जेनेटिक इंडस्ट्रीज के कौन कौन से एग्जांपल्स है। इनको आपने एज इट इज रट लेना है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि जेनेटिक किससे रिलेटेड, ये पोल्ट्री जेनेटिक में आती है या नहीं आती। तो ये चीज़ हो सकता है आपको क्लियर ना हो, तो इसको आपने एज इट इज बस रटे लगा देने, या फिर आपने जेनेटिक इंडस्ट्रीज गूगल के अंदर लिख देना है कि एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज, और कुछ 2 एमसीक्यूज पिछले पास पेपर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे वहां पर भी आए थे, तो उनके तमाम एग्जांपल्स आपने रट लेने। उनमें से कोई भी पूछे तो बस आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बस आप डायरेक्ट टिक लगा दो सही का। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज के एग्जांपल के अंदर हमारे पास पोल्ट्री आता है, और ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी किसके पास होती है, कॉर्पोरेशन के पास होती है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसके पास होती है, अकेले बंदे के पास, यानी सोल प्रोप्रिएटरशिप हमारे पास जो है ये हमारे पास, इसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और लिमिटेड किसके पास होती है, यानी महदूद, तो हमारे पास है कॉर्पोरेशन के पास। नेक्स्ट है जीआईटी एम्स एट, यानी जीआईटी जो होती है हमारे पास वो किसके ऊपर एम करते हैं, यानी ये तीनों के ऊपर एम करते हैं। तीनों को आप पढ़ सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द गिवन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स आर परचेज्ड बाय। तो कंज्यूमर जो गुड्स होते हैं हमारे पास, यानी जो चीजें होती हैं वो किसके थ्रू परचेज की जाती है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर के थ्रू जो है वो परचेज की जाती है। इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज डैश। हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है डिजाइन और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है मैसेज क्रिएशन। तो इसको भी आपने याद रख लेना है कि बजट वगैरह हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, एवोल्यूशन हो गया, तमाम की तमाम चीजें पहले होंगी, आखिरी जो चीज होगी वो क्या होगा, मैसेज क्रिएशन होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का जो लास्ट स्टेप होता है वो बस वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो हम डिजाइनिंग के अंदर यूज करते हैं, लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग, जो डिजाइनिंग का लास्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए, वो कौन क्या होता है, मैसेज क्रिएशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन कोलेबोरेट ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर म्यूचुअल गेन। तो हमारे पास जब भी 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन किसी भी खास प्रोजेक्ट के लिए आपस में मिल जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। तो इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट। ये कोई इतनी ज्यादा खास चीज नहीं है, बस ये इसमें हल्की सी चीज उन्होंने यूज की हुई है जो कि हर किसी को समझ आ जानी चाहिए, बाकी इसमें कोई खास चीज नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि एयरक्राफ्ट यानी एयरप्लेन वगैरह को हम यूज क्यों करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट को जल्दी भिजवाना होता है या फिर हमने प्रोडक्ट जल्दी रिसीव करना होता है। सही है, ये 2 चीजें होती हैं, और इसका किराया भी ज्यादा होगा, सारी चीजें ज्यादा होंगी, कम टाइम में पहुंच जाएगा तो पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो अगर हमें कोई चीज जल्दी चाहिए तो स्पीड हमें इंपॉर्टेंस है, यानी हमें एक चीज जो है वीक के अंदर अंदर चाहिए, और वही सेम चीज दूसरे मुल्क से शिप के थ्रू आएगी तो मान के चलो महीना लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 दिन वाली चीज को अगर लेना चाह रहा हूँ तो मैं एयरक्राफ्ट के थ्रू मान के चलो लेकर आ सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी। तो यही सेम चीज आपने याद रखनी है कि वही सेम चीज अगर शिप के थ्रू आ रही है यानी सी के थ्रू आ रही है तो हमारे पास ज्यादा टाइम लगेगा, मान के चलो महीनों का टाइम दिखा रहा है। लेकिन वही चीज अगर मैं एयरक्राफ्ट के थ्रू लेकर आना चाह रहा हूँ तो फीस भी ज्यादा होगी, और उसके साथ बाकी चीज क्या होगी, हमारे पास टाइम भी कम लगेगा और चीज भी जल्दी पहुंच जाएगी और फीस भी ज्यादा होगी। तो ऐसी सूरत में जब मैं एयरक्राफ्ट का यूज करवाना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मेरे लिए टाइम क्या है, यानी स्पीड और टाइम क्या है हमारे पास, दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो मैं एयरक्राफ्ट का खर्चा दे रहा हूँ इतना, एयरक्राफ्ट मतलब पूरा नहीं दे रहा मैं,
जो उसकी फीस होती है वही दूंगा, बाकी बंदे भी मंगवा रहे होंगे। तो हमारे पास क्या एयरक्राफ्ट के थ्रू आएगी तो फीस ज्यादा होगी, शिप के थ्रू आ रही है तो टाइम लगेगा, हो सकता है महीनों का टाइम लगे। प्रोडक्ट के ऊपर होता है कि प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है। तो सेम चीज है कि भाई एयरक्राफ्ट क्या होगे तो हमारे लिए स्पीड क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी, उस इसीलिए जो है मैं एयरक्राफ्ट के थ्रू जो चीजें लेकर आ रहा हूँ। लेस इंपॉर्टेंट तो नहीं होगी, वरना मैं शिप से नहीं लेकर आ रहा हूँ। एन आइटम कंज्यूम्ड इन 1 और अ फ्यू यूजर इज कॉल्ड, तो वो आइटम जो कि कंज्यूम करता है कोई भी एक बंदा या फिर कम, बहुत ही कम यूजेस होते हैं, यानी इन 1 और अ फ्यू यूजेस इज कॉल्ड इन 1 और अ फ्यू यूजेस। अच्छा, जो भी कोई भी आइटम हो सकते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक दफा यूज किया या फिर बहुत ही कम दफा हम यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास, नॉन ड्यूरेबल गुड, यानी एक ही दफा आपने यूज किया और फेंक दिया। सही है, जैसे ब्लेड वगैरह हो गया, इस्तेमाल किया फेंक दिया। तो हमारे पास क्या है, कंज्यूम्ड इन 1 और अ फ्यू यूजेस, यानी सिर्फ एक दफा यूज किया या फिर दो दफा यूज किया, यानी कुछ ही दफा यूज किया उसके बाद फेंक दिया, तो हमारे पास क्या है, यानी उसके बाद उसका कोई काम वाम नहीं है। अब जैसे फर्नीचर हो गया, आपने ले लिया तो वो क्या होता है, एक दफा बैठ गए तो फेंकते नहीं हो ना, सही है, उसको ज्यादा टाइम लगाते हो, यानी काफी टाइम चलता है वो। तो हमारे पास क्या चीज हो गई, ये कि जो चीज हम कंज्यूम किया और फेंक दिया, सही है, तो हमारे पास क्या है, वो क्या कहलाता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जैसे ब्लेड वगैरह हो गया, रेजर वगैरह हो गया, ये तमाम चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन इज आइडेंटिफाइड एज बीन डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन बाय सेल्स पर पीपल विद एग्जिस्टेंस एंड पोटेंशियल कस्टमर्स टू प्रोमोट अ कंपनी प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या है, जब हम फेस टू फेस जो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उनको सेल करते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होती है, वो जो हम प्रोडक्ट्स को प्रोमोट करते हैं, एंड पोटेंशियल कस्टमर टू प्रोमोट अ कंपनी प्रोडक्ट, तो कंपनी के प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के लिए या जो भी करते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाती है, मान के चलो फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो तो हमारे पास क्या कहलाएगी, पर्सनल सेलिंग कहलाएगी। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो हमारे पास क्या है, फेस टू फेस, और उसने ले लिया तो हमारे पास क्या, ये पर्सनल सेलिंग है, यानी आप फेस टू फेस बंदों से बात कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो और वो इंप्रेस हो गया, उसने ले ली, तो ये क्या कहलाएगा, पर्सनल सेलिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है, अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ व्हाट अ जॉब होल्डर डज, हाउ अ जॉब इज डन एंड व्हाई अ जॉब इज डन इज अ डैश। तो हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम की तमाम चीजें होती है कि जॉब होल्डर को क्या करना है या क्या करना आना चाहिए, और इसको किस तरह से जॉब होनी चाहिए, करनी है, और जॉब जो है हमारे पास डन होनी चाहिए। तो हमारे पास ये किसके अंदर होनी आती है, सारी की सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आती है, वहां पर हम तमाम की तमाम चीजें बता देते हैं। और ये स्पेसिफिकेशन गलती से क्लिक ना ही कर देना है, सही है, ये आप स्पेसिफिकेशन समझ के जो है वो टिक नहीं मार देना, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती हैं, इसको माइंड के अंदर बिठा लेना। नेक्स्ट है, एग्रीगेटिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड, यानी एग्रीगेटिंग प्रोस्पेक्टर जो बायर का होता है ग्रुप्स के अंदर, वो क्या कहलाता है, वो मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। इसको एज आपने रट लेना है कि मार्केट सेगमेंटेशन ये हमारे पास कहलाएगा। फ्रेंचाइजर लाइक फ्रेंचाइजिंग बिकॉज, यानी फ्रेंचाइजर्स जो होते हैं वो लाइक करते हैं फ्रेंचाइजिंग को, क्यों, तो फ्रेंचाइजर होते हैं यानी मुख्तलिफ ब्रांचेस वगैरह जो होती है हमारे पास, जो आम बंदे ही रन कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं कंपनी से, जैसे जोंग हो गया, यूफोन हो गया, तो इनके क्या है मुख्तलिफ फ्रेंचाइज है, तो क्या होता है हमारे पास ये उनके साथ कनेक्ट होते हैं। वो फ्रेंचाइजिंग को पसंद क्यों करते हैं, यानी उसका मेन वजह क्या है जो इसको वो पसंद करते हैं। तो हमारे पास क्या है, दे गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम फ्रेंचाइजेस विदाउट डूइंग मच, सही ये बात है। नेक्स्ट क्या है, फेलियर रेट ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस इज लोअर, सही बात है। फ्रेंचाइजीज इन्वेस्ट देयर ओन मनी एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ऑफ द बिजनेसेस दे ओन। तो हमारे पास क्या होता है, फ्रेंचाइजर्स जो होते हैं वो फ्रेंचाइजिंग को लाइक क्यों करते हैं भाई, क्योंकि वो हमारे पास क्या होता है, फ्रेंचाइज की तरफ से हमारे पास ज्यादा पैसा लग रहा होता है। पहली बात यह है, हमें ज्यादा जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या, जो फेलियर रेट होता है फ्रेंचाइज बिजनेस का वो लोअर होता है। क्यों लोअर होता है, क्योंकि मेन ब्रांड जो है हम उसके साथ कनेक्ट है, हम अपना नहीं खोल रहे, उसी ब्रांड का नाम, उसी ब्रांड के लोगो, सारी की सारी चीजें क्या है उसकी यूज कर रहे हैं। तो फेलियर रेट कहाँ से होगा, नहीं होगा, ऑलरेडी कस्टमर्स मौजूद है, बस हमने उसी सेम जगह पे, उसी जगह पे खोलना है जहां पर कस्टमर्स मौजूद हो, फेलियर रेट होना ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अदर बिजनेसेस हो गया या आपका अपना कोई और बिजनेस हो गया, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ग्रो करने में, लेकिन ये जो है ये ऑलरेडी बना बनाया बिजनेस होता है फ्रेंचाइज का, कंपनी ऑलरेडी मशहूर है, सब चीजें डन है, बस आपने क्या करना है, अपना उसी नाम से बना लिया, अपनी मर्जी से नहीं, उनके साथ कांटेक्ट करते हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख रहे हो ना आप, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके साथ आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, ऐसे नहीं किसी को भी पकड़ा दिया। नेक्स्ट क्या हमारे पास, फ्रेंचाइजेस इन्वेस्ट देयर ओन मनी, वही बात हो गई हमारे पास क्या, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, हम ह्यूज मनी, यानी हमें भी पैसे मिलते हैं और क्या होता है हमारे पास, वो इन्वेस्ट भी अपना पैसा करते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं मैनेजमेंट की, बिजनेस जो हमारे पास वो ऑन करते हैं, यानी प्रॉपर उनको फैसिलिटीज भी देते हैं जो भी उनको चाहिए होती है, और बाकी हमारे पास बाकी आपने क्या करना है,
कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, बस आपका ये काम है। तो ये तमाम के तमाम जो है फ्रेंचाइजर्स फ्रेंचाइजिंग को लाइक इसी वजह से ही करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेन होती है पैसों की वो उनसे चली जाती है, बिजनेस फेलियर का जो डर होता है वो भी खत्म हो जाता है। ये तमाम के तमाम जो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिटर्स आर जनरली अपॉइंटेड एंड देयर रेमुनरेशन फिक्स्ड एट द डैश। तुम्हारे पास ऑडिटर्स जो होते हैं वो अपॉइंट कब किए जाते हैं, बस ये चीज़ आपको इतनी याद होनी चाहिए, बाकी आप छोड़ दो, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फालतू में। तो अब ऑडिटर्स जो होते हैं वो कब जो है हमारे पास अपॉइंट किए जाते हैं, तो हमारे पास वो एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान ही जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। बस ये चीज़ आपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये फालतू की लाइन है, पढ़ पढ़ के जो है आपने मुंह को घुमा देना है पूरा का पूरा। बस ये याद रखना है कि ऑडिटर्स कब अपॉइंट किए जाते हैं, यानी उनको अपॉइंट कब किया जाता है, जो उनकी जो अपॉइंटमेंट टाइम होता है वो कब होता है, वो इसी मीटिंग यानी एनुअल जनरल मीटिंग के दरमियान ही उनको, यानी इसी के दौरान ही उनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ इंक्लूड है, तो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर रिलीजन, वैल्यू सिस्टम, नॉर्म्स ये नहीं इंक्लूड। जो चीज़ इंक्लूड है वो क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर ही इंक्लूड होगा। नाम से ही चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड है, एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास जो की पार्ट है किस चीज़ के, ये बिजनेस प्लान के हमारे पास की पार्ट है, यानी मैनेजमेंट किस तरह करनी है, उसके बाद जो मार्केटिंग सिस्टम है वो किस तरह से चलेगा, और फाइनेंस का क्या होगा। तो ये तमाम के तमाम की पार्ट्स हैं बिजनेस प्लान के, की पॉइंट्स है या जो भी आप समझो। तो हमारे पास क्या है, बिजनेस प्लान के मेन पॉइंट्स है। डैश रेफर्स टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरल बिहेवियर। तो बिहेवियर से जब भी बात आएगी तो एथिक्स हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा, बगैर सोचे एथिक्स पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, स्काई स्क्रैपर्स, पॉपअप्स एंड बैनर्स आर ऑल टाइप ऑफ डैश एडवर्टाइजमेंट। तो ये पॉपअप्स हो गए, स्काई स्क्रैपर्स हो गए, उसके बाद हमारे पास क्या बैनर्स वगैरह हो गए। ये भी ना पढ़ो ना, ये भी ना पढ़ो, सिर्फ बैनर्स पढ़ लो। बैनर्स तो समझ आता है ना कि बैनर्स बाहर लगे होते हैं, वो खंभों के ऊपर बड़े बड़े जो हाईवेज वगैरह पे भी लगे होते हैं, और नॉर्मल मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखे होंगे। तो हमारे पास क्या, हमारे पास वो टाइप्स होती हैं हमारे पास डैश एडवर्टाइजमेंट की, तो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की, और बाकी जो पॉलिटिशियन वगैरह लगाते हैं वो छोटे बैनर्स खंभों के साथ, बिजली के खंभों के साथ, मेरे ख्याल में खंभे लगाए इसीलिए होंगे, और लाइट तो होती नहीं है। तो हमारे पास क्या है, वो जो बैनर्स लगे होते हैं खंभों के साथ, या फिर कोई हाईवे वगैरह पे बड़े बड़े हमारे पास जो बैनर लगे होते हैं ऊंचे ऊंचे, हमारे पास क्या कहलाता है, वो आउटडोर हमारे पास होते हैं, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होती है। बैनर से आपको पता चल जाना चाहिए। पॉपअप समझ नहीं आ रहा, स्काई स्क्रैपर समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो इसको, बैनर ही समझ लो। बाहर बैनर जो लगे होते हैं हमारे पास, कौन सी एडवर्टाइजमेंट होती है, ये आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कहलाती है। टीवी के ऊपर बैनर नहीं लगा होता, बाजार तो लगा होता है, लेकिन वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम बैनर नहीं बोलते, उसको कुछ और बोलेंगे। टीवी एडवर्टाइजमेंट हो गई, सही है, वो इसके अंदर ही आएगी सारी की सारी। इसी तरह रेडियो एडवर्टाइजमेंट, रेडियो के अंदर तो आवाज आती है, बैनर कहाँ से होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरनेट। तो इंटरनेट पे भी बैनर ऐड लगा सकते हो आप, लेकिन वो क्या होता है हमारे पास, वो एक इंटरनेट के अंदर है, सही है। जो हमारे पास चीजें लगी होती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के जो मेन हमारे पास जो क्या बोलते हैं उनको, जो टर्म्स दिए गए हैं, उन्हीं के मुताबिक ही हमने उनको लेकर चलना होगा। अगर आपने इंटरनेट वाले को देखना है तो ये हमारे पास ऑनलाइन के अंदर आ रहा होगा अलग से, तो वो आपने स्टडी करना होता है। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ो उसके बाद समझो, अपनी हर जगह पे नहीं लगानी कि इंटरनेट भी में तो बैनर लग सकता है, टीवी में भी तो बैनर दिखा सकते हैं या लग सकता है। तो हमारे पास ये क्या आता है, ये सारे के सारे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के जो है हमारे पास जरिए हैं। तो हमारे पास मेन जो चीज़ है वो क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पर बैनर्स और पॉपअप्स वगैरह लगे होते हैं, स्काई स्क्रैपर्स लगे होते हैं, हमारे पास जो है वो कौन सी एडवर्टाइजमेंट कहलाएगी, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कहलाएगी। अच्छा, ये जो हमारे पास रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये हमारे पास किसके अंदर आती है, कौन से एडवर्टाइजमेंट के अंदर आती है। तो आपने हैंडआउट्स के अंदर चले जाने, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो आपने हैंडआउट्स में जाने, और यहाँ पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट मीडिया के अंदर ये तमाम के तमाम पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। और ये आपके जो है वो कोर्स के अंदर भी नहीं इंक्लूड, क्योंकि हमारे पास ये फाइनल टर्म से रिलेटेड है हमारे पास, तो उसी के अंदर ये आपने देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपने यही माइंड के अंदर बैठा लेना कि ये हमारे पास क्या है, ये टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, डायरेक्ट मेल हो गया, रेडियो हो गया, मैगजीन हो गया, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट हो गई, इंटरनेट हो गया। तमाम के तमाम किसके अंदर आते हैं, मीडिया के अंदर आते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट मीडिया के अंदर ये तमाम की तमाम टाइप्स आएंगी। तो यहाँ से चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्शन डिवाइसेस दैट आर बेस्ड अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ द कैंडिडेट्स आर नोन एज। तो सिलेक्शन डिवाइसेस जो कि हमारे पास फिजिकल कंडीशन के ऊपर बेस करे तो हमारे पास मेडिकल टेस्ट कहलाता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइम हैज लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम। तो हमारे पास जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है उसका जो है वो लॉन्गेस्ट हमारे पास होता है लाइफ स्पेन होता है, यानी लाइफ टाइम होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डन बाय शेयर होल्डर।
तो जो इलेक्शन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो शेयर होल्डर्स के जो थ्रू करवाया जाता है, जो होता है हमारे पास, वो कब होता है? तो एनुअल जनरल मीटिंग के दरमियान ही होता है और इसको आपने गौर से पढ़ लेना है। इसके अंदर ही आपके सारे के सारे पॉइंट पूछे जाएंगे कि कब क्या होता है, किसको अपॉइंट कब करते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग को गौर से देख लेना है, उसके अंदर के कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं, तो तभी आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि इलेक्शन भी होता है, हाँ होता है, अपॉइंट भी करते हैं हम, किसको करते हैं, किसके अंदर करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर करते हैं। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग को अपने गौर से ज़रा पढ़ लेना है ताकि सारे के सारे पॉइंट्स जो आपके क्लियर हो जाएं। अच्छा, तो ये हमारे पास हैंडआउट्स और मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ। कंट्रोल F करके आपने क्या करना है, हैंडआउट्स के अंदर चीज़ें सर्च करते जाने। तो आपने कंट्रोल F किया एनुअल जनरल मीटिंग, तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट हमने ऑलरेडी देखा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे पास वो इलेक्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कब करते हैं? जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में गए, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में आ गई, इसका अलग से टॉपिक अब आ चुका है। तो ये सेक्शन 158 ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो हर कंपनी है मस्ट होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर। तुम्हारे पास आपसे पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि जो कंपनीज ऑर्डिनेंस होती है हर एक कंपनी की, उसको लाजमी एनुअल जनरल मीटिंग जो है अपने शेयर होल्डर के साथ करना चाहिए। कितने टाइम के अंदर, यानी एक ईयर के अंदर लाजमी हो जो है कंपनीज को एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो हेल्ड करना चाहिए। उसके बाद जो कौन से सेक्शन के अंदर ये बात लिखी हुई है, तो सेक्शन 158 के अंदर ये ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर ये बात लिखी गई है, यानी उसके मुताबिक हर एक कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग अपने शेयर होल्डर के साथ रखना चाहिए। किसके साथ? शेयर होल्डर्स के साथ। कब कब रखना चाहिए? एक साल, यानी वंस इन ईयर, यानी साल में एक दफा लाजमी रखना चाहिए। अब ये क्या प्रोवाइड करता है? दिस मीटिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एवेलुएट एंड मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द ऑफिसर्स कैरिंग आउट द कंपनीज अफेयर। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इस मीटिंग के अंदर हम जो है वो ऑफिसर्स जो होते हैं वो कैरी आउट करते हैं जो कंपनीज के अफेयर्स वगैरह हो गए, और हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ किस तरह से चल रही है और सारा की सारी चीज़ें एफिशिएंसी वगैरह पता चल जाती है। उसको हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं और अगली दफ़ा क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, या कम हो रही है तो उसको सेट कर सकते हैं। सही है। नेक्स्ट हम जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग दोबारा कहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी सेंट टू इट्स शेयर होल्डर एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे बार बार पूछा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड। क्या है हमारे पास, जो एनुअल जनरल मीटिंग का जो नोटिस है शेयर होल्डर्स के पास, एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में एक दफा होनी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन उसको हमने मीटिंग से कितना टाइम पहले भेजना है वो नोटिस, ताकि बंदे आए उसी टाइम पे पहुंच जाए। शेयर होल्डर्स के साथ जो है हमारे पास जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो हमारे पास हमने एटलीस्ट 21 दिन पहले हमारे पास जो है हमने उनको इनविटेशन सेंड करना है कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर आपको जो है वो इन्वाइट किया जा रहा है। शेयर होल्डर्स जितने भी हैं उनको ये सेंड किया जाएगा, 21 दिन पहले किया जाएगा ताकि वो टाइम पर पहुंच सके और उसको अटेंड कर सके मीटिंग को। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड इन टाउन वेयर द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। अगर हमारे पास लिस्टेड कंपनी का सिचुएशन है, यानी लिस्टेड कंपनी का केस होगा, तो इसी सूरत में जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो कहाँ पे हेल्ड होनी चाहिए। तो ये भी अगेन आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक मैंने इसके ऊपर एमसीक्यू देखा नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। सही है, जरूरी नहीं हर एक चीज़ पास पेपर में मौजूद है। ये कुछ ही बंदों ने ये पास पेपर बनाए थे, उस वक्त बनाए थे और अभी तक वही चल रहे हैं, किसी ने नए बनाया ही नहीं है, किसी ने हिम्मत ही नहीं की। तो क्या होगा, हमारे पास वही पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है, नई चीज़ें जो आ रही हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं है पास पेपर के अंदर। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। तो पूछा आपसे कुछ भी जा सकता है, वही लकीर वाला नहीं बनना, आपने ये 21 डेज याद कर लिया बस यही आएगा, ज़रूरी नहीं है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से सेक्शन के अंदर, भाई सेक्शन का नाम बताओ। 158 ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस था। एनुअल जनरल मीटिंग कब होनी चाहिए, यानी कितनी दफ़ा होनी चाहिए, नहीं साल में एक दफ़ा लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये क्या पूछा जा रहा था हमारे पास कि एनुअल जनरल मीटिंग जो है हमारे पास जो लिस्टेड कंपनीज होती है, इस सिचुएशन में हमारे पास कहाँ पे हेल्ड होनी चाहिए, आप बोलोगे टाउन के अंदर होनी चाहिए, जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसी कंपनी का, वहाँ उसी टाउन के अंदर होगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, द गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट नॉट बी मोर देन 15 months। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर कर लिया मैंने कि जो गैप होगा दो एनुअल जनरल मीटिंग के दरमियान वो कितना नहीं होना चाहिए, यानी इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास जो गैप होगा दो एनुअल जनरल मीटिंग के दरमियान वो 15 months से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक साल में 12 month होते हैं, बाकी आप इसके बाद अंदाजा लगा लो। तो एनुअल जनरल मीटिंग को साल में एक दफा लाजमी होना चाहिए और दो एनुअल जनरल मीटिंग के दरमियान जो है वो 15 month से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि साल के बाद भी अगर आप करते हो तो हमारे पास वो जरूरी है, यानी साल जैसे ही खत्म हुआ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, 1-2-3 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, तो क्या है बस साल के बाद आपने लाजमी करना है और दोनों के दरमियान 15 month से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपने याद रख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
ये अगेन दोबारा सेक्शन आ गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 305B अ कंपनी मे बी वाउंड अप बाय द कोर्ट इफ इट डज नॉट होल्ड द 2 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग। आपसे पूछा जा सकता है कौन से सेक्शन के मुताबिक जो कंपनी है उसको वाउंड अप किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से अगर वो होल्ड नहीं करती 2 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग, यानी अगर वो 2 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड नहीं करती तो ऐसी सूरत में जो सेक्शन 305B के मुताबिक उस कंपनी को क्या किया जा सकता है, वाउंड अप किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। तो ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको पता चल गया। अच्छा, तो यहाँ पर जो वाउंड अप लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, खत्म करना। तो कंपनी के पास जो हमारे पास जो कंपनी बनी हुई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 305B, तो हमारे पास जो कोर्ट होगा यानी अदालत होगा उस कंपनी को खत्म कर सकता है अगर वो 2 मीटिंग्स कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग को हेल्ड नहीं करती। तो हमारे पास क्या होगा, ऐसी सूरत में जो है वो कोर्ट के पास इख्तियार है कि उस कंपनी को खत्म कर सकते हैं वो। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। All the general meetings other than annual general meeting and statutory meeting shall be called extraordinary general meeting। तो हमारे पास क्या है, ये चीज भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पास कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग्स कहलाएगी। तो हमारे पास जो भी जनरल मीटिंग्स हो गई, सही है, जनरल मीटिंग्स हो गई अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, यानी एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड, यानी रिलेटेड बोल रहा हूँ, के अलावा एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जितनी भी मीटिंग्स हो गई और स्टेटरी मीटिंग के अलावा, ये 2 मीटिंग्स आपने याद रखनी है। और इसके अलावा जो स्टेटरी मीटिंग है इसको भी आपने डिटेल में देख लेना है, ऐसे ना हो बाद में आपको इसमें भी मसला हो। एनुअल जनरल मीटिंग तो मैंने आपको तरीका दिखा दिया, सेम प्रोसीजर स्टेटरी मीटिंग का भी आपने देख लेना है। ये दोनों ही आपसे पूछी जाती है बार बार। तो क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग हमारे पास जो होती है उसके अलावा और स्टेटरी मीटिंग, यानी इन 2 मीटिंग्स के अलावा जो भी मीटिंग्स होती है, यानी जनरल मीटिंग्स यानी आम जो भी मीटिंग्स होती है हमारे पास, उन मीटिंग्स को हमारे पास वो मीटिंग्स क्या कहलाती है, वो मीटिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहलाती है हमारे पास। क्लियर हो गई पॉइंट। और उसके लिए क्या है हमारे पास, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर इट, इट मे बी हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये आपकी मर्जी है अपनी, जब करना चाह रहे हो करो, नहीं करना ना करो। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि स्पेसिफिक अब होनी चाहिए, इस वक्त होनी चाहिए। ये उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है तो वो कब करना चाह रही है, कब नहीं करना चाह रही है। इट मे बी हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, बिजी है कंपनी स्केड्यूल, नहीं करो बाद में कर लो, इसका कोई हमारे पास स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। जिस तरह एनुअल जनरल मीटिंग है तो इसमें क्या है कि भाई साल में एक दफा लाजमी है और 2 मीटिंग्स के दरमियान 15 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और अगर 2 मीटिंग्स लगातार नहीं होती, सही है, एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं करती कोई भी कंपनी, तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो क्या कर सकते हैं, उस कंपनी को खत्म कर सकता है। और एक सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, 305B के अंदर लिखा हुआ है। चीज क्लियर हो गई। बस यही चीज समझाना चाह रहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो पास पेपर के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, एंड डाउट्स खोलो, कंट्रोल F किया, वही चीज सर्च की, सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग सर्च किया, 8 से 9 MCQs निकाल के दिखा दिए। और वो ऐसे MCQs है कि इनमें से ही आपका 1-2 MCQs पेपर के अंदर आएगा हर एक स्टूडेंट का। समझ आ रही है, एनुअल जनरल मीटिंग से बार बार पूछा जाता है। चीज क्लियर हो गई। इसी तरह स्टेटरी मीटिंग को कॉपी करो, कॉपी करके क्या करना है, पेस्ट करो, कंट्रोल F करो और पेस्ट करते जाओ। और जितने भी दफा आ रहा है स्टेटरी मीटिंग उसको देखते जाओ। अब स्टेटरी मीटिंग यहाँ पे आ गया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू होल्ड स्टेटरी मीटिंग। और MCQ नंबर 1 क्लियर हो गई चीज कि हमारे पास ऑब्लिगेटरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कि वो क्या करे, स्टेटरी मीटिंग को हेल्ड करे। किसके लिए ऑब्लिगेटरी है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको स्टेटरी मीटिंग हेल्ड करना लाजमी है, जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो सच ऑब्लिगेशन फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए हमारे पास स्टेटरी मीटिंग की जरूरत नहीं है, अगर वो नहीं करना चाह रही कोई मसला नहीं है। लेकिन लाजमी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए है कि वो क्या करे, स्टेटरी मीटिंग को होल्ड करे, यानी क्या करे, वो मीटिंग अरेंज करे, यानी स्टेटरी मीटिंग को अरेंज करे। कौन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटरी मीटिंग से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 157 सेक्शन 157 के मुताबिक क्या है, दिस मीटिंग इज हेल्ड ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो जो स्टेटरी मीटिंग होती है सेक्शन 157 के मुताबिक ये जो मीटिंग होती है सिर्फ और सिर्फ एक दफा आपने हेल्ड करनी है, हेल्ड ओनली वंस इन अ लाइफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी। सही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर हमारे पास ये एक ही दफा जो है वो स्टेटरी मीटिंग हेल्ड की जाएगी, और वो सेक्शन 157 के मुताबिक। इट इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये हमारे पास पहली मीटिंग होगी कि जो भी मेंबर्स होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के दरमियान, उनके दरमियान होगी। Its main objective is to provide the shareholder with first-hand information about the exact position of company affairs। और ये इसीलिए की जाती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारे पास जो है हम शेयर होल्डर्स के दरमियान जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो शेयर कर सके और इनके साथ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट हैंड टू हैंड जो है शेयर कर सके। और जो पोजीशन की जो कंपनीज के अफेयर्स वगैरह सारी की सारी चीजें, अफेयर्स मतलब जो कंपनी से रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में उनको बताया जा सके। तो ये स्टेटरी मीटिंग क्या होगी,
पहले ही दफ़ा कंडक्ट की जाएगी और इसको दोबारा की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा होगी। कौन से कंपनी के अंदर होगी? पब्लिक कंपनी के अंदर होगी। और ये पहली मीटिंग होती है हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि शेयर होल्डर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, हमारे पास बाकी जो कंपनी के तमाम अफेयर्स है उनके बारे में बताया जा सके। एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? हर साल में एक दफ़ा होनी चाहिए। 2 साल के दरमियान अगर हमारे पास जो गैप कितना होना चाहिए? 2 एनुअल जनरल मीटिंग के दरमियान गैप होना चाहिए 15 मंथ्स का, और ये हेल्ड करना लाजमी है 1 साल बाद। अगर आप दो लगातार मीटिंग्स को मिस कर देते हो तो ऐसी सूरत में कोर्ट के पास इख्तियार है कि आपकी कंपनी को क्या कर सके? गायब कर सके। सही है, मतलब वाइंड अप कर सके, उनके पास ही इख्तियार है। अब जो स्टेटरी मीटिंग है ये क्या होती है? ये सिर्फ एक दफ़ा होगी। कब होगी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर होगी। सिर्फ पब्लिक कंपनी के अंदर इजाज़त है, बाकी प्राइवेट को नहीं करना, उनको नहीं करने की ज़रूरत नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक वाले करेंगे और ये सिर्फ एक दफ़ा करेंगे। यानी स्टार्टिंग में आप बोल सकते हो जैसे आप वीयू का ओरिएंटेशन होता है या किसी भी हमारे पास कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, उनका जो ओरिएंटेशन टाइम होता है आप वही समझ लो। सही है, वो एक हमारे पास क्या हो रही है? मीटिंग हो रही है, मीटिंग टाइप हो रही है। बस वो आए, बस बच्चों को समझाया ये चीज़ें होती हैं, इस तरह होती हैं, बस ये हम इस तरह से माइंड के अंदर बिठा सकते हो। क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। In the statutory meeting must be held within a period of not less than 3 months and not more than 6 months from the date at which the company is entitled to commence business। तो हमारे पास जो स्टेटरी मीटिंग होती है उसको लाजमी हेल्ड करना चाहिए विद इन नॉट लेस देन 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ्स से जो है वो लेस टाइम में नहीं होना चाहिए। एंड नॉट मोर देन 6 मंथ, यानी 6 मंथ, यानी हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं 6 मंथ हमारे पास क्या है? इसकी जो है हाईएस्ट टाइम पीरियड है। और लेस देन क्या है? 3 मंथ, यानी इनके दरमियान होना चाहिए फ्रॉम द डेट एट विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड, यानी इतने टाइम के अंदर अंदर होना चाहिए। 3 मंथ से कम टाइम नहीं होना चाहिए और 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 3 to 6 मंथ के दरमियान आपने क्या करना है? ये स्टेटरी मीटिंग को हेल्ड करना है। जब से क्या हुआ है? हमने इसको जो है वो रजिस्टर किया हुआ है कमेंस बिजनेस के लिए, यानी इस कंपनी को हमने टाइटल दे दिया कि भाई ये क्या है? बिजनेस के लिए रेडी है, सब कुछ हो गया, डन हो गया। अब इसके 3 महीने बाद से हमने क्या करना है? स्टेटरी मीटिंग के बारे में सोचना है और 6 मंथ से पहले स्टेटरी मीटिंग को हेल्ड करना है। और इसके ऊपर जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं इनको भी आप जरा पढ़ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट में यहाँ से शेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है? जो अंडर सेक्शन 157 है हमारे पास, उसमें क्या बोल रहे हैं? अंडर 157 सेक्शन 2 लिखा हुआ है ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस। जो डायरेक्टर्स होंगे उनको क्या करना चाहिए? स्टेटरी शुड सेंड नोटिस टू स्टेटरी मीटिंग, यानी डायरेक्टर्स की ये हमारी जिम्मेदारी है, उनको जो है नोटिस सेंड करना है स्टेटरी मीटिंग का जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके दरमियान एटलीस्ट 21 डे बिफोर द मीटिंग। इसमें भी वही सेम चीज है कि 21 दिन पहले डायरेक्टर्स ने हमारे पास जो नोटिस है वो शेयर करना है स्टेटरी मीटिंग का तमाम के तमाम शेयर होल्डर्स को। और जो डायरेक्टर्स होंगे उनको भी हमारे पास क्या करना है? स्टेटरी रिपोर्ट सेंड करनी है डेली सर्टिफाइड बाय एटलीस्ट। और वो जो सेंड कर रहे हैं वो हमारे पास कम से कम जो है वो 3 डायरेक्टर्स के थ्रू जो है वो सर्टिफाइड हुई होनी चाहिए, यानी उनके ज़ेरे निगरानी होनी चाहिए, उन्होंने साइन वगैरह किया होगा। वन ऑफ देम शुड बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, यानी सीईओ हमारे पास उनमें से एक होना चाहिए, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव, एक चीफ एग्जीक्यूटिव और 3 डायरेक्टर्स, यानी इनके अंडर में ही वो जो हमारे पास स्टेटरी रिपोर्ट होगी वो सेंड करने से पहले हमारे पास उसकी इन्विटेशन हमारे पास क्या होगी? इन 3 डायरेक्टर्स और एक सीईओ से जो है वो अप्रूव होनी चाहिए, उसके बाद ही वो सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टेटरी मीटिंग से रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द जनरल मीटिंग्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग एंड स्टेटरी मीटिंग। तो जो भी हमारे पास जनरल मीटिंग्स होते हैं आम, इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जनरल मीटिंग के अंदर, तो जितने भी जनरल मीटिंग्स हो गए हमारे पास वो, यानी जो आम जनरल मीटिंग्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी जो हमारे पास एनुअल जनरल मीटिंग है, स्टेटरी मीटिंग है, यानी इन दोनों को छोड़ के जो जितने भी जनरल मीटिंग होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यानी एक्स्ट्रा है फालतू जनरल मीटिंग। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फालतू के जनरल मीटिंग। सही है। मेन क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग आपको साल में एक दफा लाजमी है, और स्टेटरी मीटिंग जब कंपनी रजिस्टर होगी, सब कुछ डन हो गया, बिजनेस के लिए रेडी है, तो उसके 3 मंथ बाद आप जो है वो कर सकते हो, और 6 मंथ से पहले अपने स्टेटरी मीटिंग को हेल्ड करना है। और दोनों में एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करना है तो 21 दिन पहले भेजो इनविटेशन शेयर होल्डर्स को, और स्टेटरी मीटिंग में भी 21 दिन पहले जो है वो शेयर करो, सबको भेजो, यानी इनविटेशन भेजो शेयर होल्डर्स को। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर क्या होगा? वही सेम चीज मैं आपको बता चुका हूँ, शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि किस तरह से चीजें चलेंगी। और स्टेटरी मीटिंग के अंदर क्या होगा? हमारे पास चीजें बताई जाएंगी, पब्लिक वाली जो कंपनी होगी उसके साथ जो चीजें शेयर करी जाएंगी, उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके दरमियानी स्टेटरी मीटिंग होगी, सिर्फ पब्लिक के अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर ये काम होगा, बाकी कोई भी कंपनी प्राइवेट वाली नहीं होगी। नेक्स्ट है इफ द कंपनी फेल्स टू सबमिट स्टेटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार फॉर फेलियर टू होल्ड स्टेटरी मीटिंग विद इन स्पेसिफिक टाइम।
fails to submit statutory report to the registrar for failure to hold statutory meeting within specified time। यहाँ पे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। हमारे पास जो कंपनी है वो फेल हो गई सबमिट करना स्टेटरी रिपोर्ट को रजिस्ट्रार के थ्रू फॉर फेलियर टू होल्ड स्टेटरी मीटिंग विद इन स्पेसिफिक टाइम। इसको मैं जरा डिटेल में देख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ये लाइन क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा मेरे भाई, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि क्या है, कंपलसरी है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, यानी कोर्ट को इजाजत मिल गई कि भाई इसको उड़ा दो, इसको भी खत्म कर दो। बहुत मजाक हो गया, सही है। तो जो भी स्टेटरी मीटिंग हेल्ड नहीं करेगा, इफ द कंपनी फेल्स टू सबमिट स्टेटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार को जो हमारे पास वो कंपनी सबमिट नहीं करती, कोई भी फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास जो स्टेटरी रिपोर्ट है वो सेंड नहीं किया, उसने सबमिट नहीं किया रजिस्ट्रार के अंदर, यानी उसने स्टेटरी रिपोर्ट को जो है वो अपने स्पेसिफिक टाइम जो 3 to 6 मंथ के दरमियान जो टाइम था, यानी 3 मंथ से पहले आप नहीं कर सकते, 3 मंथ के बाद से लेकर 6 मंथ से पहले, इस दरमियान अगर आपने स्टेटरी मीटिंग को जो है वो यानी अरेंज नहीं किया है, होल्ड लिखा हुआ है, इन्होंने दिमाग खराब किया हुआ है, होल्ड उसको आपने इग्नोर कर देना है। इसका मतलब है कि मीटिंग अरेंज नहीं की, बंदों को नहीं बुलाया शेयर होल्डर्स को, तो क्या होगा हमारे पास स्पेसिफाइड टाइम के अंदर नहीं किया, यानी 3 to 6 मंथ, यानी बीच में जो 3 महीने इनके दरमियान अगर नहीं किया, फेल हो गया या कोई भी वजह हो गई, लापरवाही हो गई, कुछ भी हो गया, तो ऐसी सूरत में हमारे पास कंपलसरी हो जाएगा किसको, कि कोर्ट को कंपलसरी हो जाएगा कि भाई क्या करो, वाइंड अप करो। किस सेक्शन के मुताबिक, 305 के मुताबिक जो भी कंपनी होगी उसको हम वाइंड अप कर सकते हैं। अगर ये सारी की सारी चीजें हों, इन दोनों बाकियों को भी आपने पढ़ लेना है, जरूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक को बस दिखा दिया तो बस वही पढ़ोगे। ये बाकी भी पॉइंट्स लिखे हुए ये आपको समझ आना चाहिए कि पेमेंट्स टू लोन, अगर कंपनी जो है वो पे नहीं कर सकती अपने डेब्ट्स, तो ऐसी सूरत में किसके पास इख्तियार है, सेक्शन 305 के मुताबिक आप क्या कर सकते हो, वाइंड अप कर सकते हो उस कंपनी को, कोर्ट को इजाजत है कि कंपनी को उड़ा दे। सही है, क्लियर हो गई चीज। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बस यही है हमारे पास, फेलियर हो गया तो स्टेटरी मीटिंग डन हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स थे स्टेटरी मीटिंग से रिलेटेड बुक के अंदर, हैंडआउट्स के अंदर, वो क्लियर करवा दिए। एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो क्लियर करवा दिए। अब ये जितने भी सेक्शन है ना, इनको अब आपने कर लेना है। अब मैं सेक्शन इस वीडियो में समझाने बैठ गया तो फिर मेरे लिए और मसला हो जाएगा। मैं इसमें एमसीक्यू कवर करने जा रहा था, लेकिन ये एमसीक्यू कुछ ज्यादा ही डिटेल में चले गए हैंडआउट्स के थ्रू, और वो भी बताना जरूरी था क्योंकि हर एक एमसीक्यू बार बार इसी से पूछा जा रहा है आगे पीछे से। मैंने कहा सारे के सारे पॉइंट्स ही आपके साथ शेयर कर दूं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके साथ जो है वो तमाम के तमाम शेयर कर लिए हैं। अब ऐसा करते हैं कि सेक्शन को भी देख लेते हैं, या फिर क्या करें, सेक्शन 305 सेक्शन को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ये स्टेटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग, आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो ये भी अच्छी बात है। अब जो एमसीक्यू की वीडियो उसको कंटिन्यू करते हैं और उसको आगे लेकर चलते हैं। तो क्या हमारे पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा शेयर होल्डर के थ्रू, इलेक्शन जो होती है वो कब होती है, एनुअल जनरल मीटिंग के दरमियान होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप हैज टू पे डबल टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपने याद रखना है, ये गवर्नमेंट को डबल टैक्स पे करेगी। ये बेचारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है जो कि डबल टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, डेश इंक्लूड द रूल्स एंड रेगुलेशन। आपने याद रखना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही एक ऐसी चीज है, और अगेन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड भी एमसीक्यू पूछा जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एनुअल जनरल मीटिंग, स्टेटरी मीटिंग और सेक्शन जितने भी हैं इनसे भर के आएंगे, पहले ही बता रहा हूँ, सही है। और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाओ तो मैं बना दूंगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस आपके वहीं पे ही क्लियर कर दूंगा। 6-7 एमसीक्यूज तो वहीं से आ जाएंगे पक्के के पक्के, इन्हीं 4-5 टॉपिक से 6-7 एमसीक्यूज आपके बन जाएंगे, बजाय पास पेपर करने के कितने सारे एमसीक्यूज आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर आप जो है वो 500-600 एमसीक्यूज करोगे, तब जाकर 15 तक एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। और अगर आप सही एमसीक्यू करते हो तब जाके आंसर सही पता हो, करेक्ट है, तो तभी जाके 15 तक होंगे। अगर आप 500-600 एमसीक्यू करते हो यानी 6-7 फाइलें करनी पड़ेंगी, और वो एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्होंने कितनी एमसीक्यू शेयर किए हुए हैं। बाकी मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ इसमें 500 एमसीक्यूज तक आप जो पास पेपर के कर लोगे तो 15 एमसीक्यूज तो यहाँ से डन हो गए। बाकी हैंडआउट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप वो करते हो तो रिमेनिंग जो रह जाएंगे वो भी आपके इजीली हो जाएंगे। तो आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो हैंडआउट्स के एमसीक्यू की भी वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इतना ही आपने याद रखना है, किसके अंदर होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये इंक्लूड है। नेक्स्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, इलेक्शन हो गया, पावर ऑफ डायरेक्टर हो गया, वोटिंग राइट्स और ट्रांसफर हो गया, ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी भाई डिटेल में देख लेना है, जिस तरह मैंने एनुअल जनरल मीटिंग दिखाया और स्टेटरी रिपोर्ट को आपको दिखाया, वही सेम चीज के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी बताई गई है। नेक्स्ट है टू कॉल द, सॉरी सेम चीज नहीं, इसी तरह सेम पैटर्न से आपने इसको भी सर्च कर लेना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। टू कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग,
हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है जो कि उससे रिलेटेड हो, सही है, उसके बाद हो, यानी वो स्टेटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जितनी भी मीटिंग्स है उनको हम कौन सी मीटिंग कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। और वो क्या होगी, उसमें भी जो नोटिस होता है हमारे पास वो 21 दिन का ही होगा। इस तरह एनुअल जनरल मीटिंग में और स्टेटरी में है 21 दिन पहले हम बताते हैं, तो ये बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स होगी उनमें भी 21 डेज का ही गैप होना चाहिए, उससे पहले आपने बताना है। सेक्शन 305 कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो कंपनी को हम वाउंड अप कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, यानी किसके थ्रू, यानी स्टेटरी डिक्लेरेशन हो गई, सबमिट नहीं किया स्टेटरी रिपोर्ट को, एक्सपायर हो गया पीरियड, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हम वहां पे देख चुके हैं। तो क्या होगा हमारे पास, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स, कंपनी वुड बी वाइंड अप बाय द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। हमारे पास सेक्शन 305 ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक कंपनी को हम खत्म कर सकते हैं बाय कोर्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, किसके थ्रू कर सकते हैं, अगर उसने स्टेटरी रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया, एक्सपायरी ऑफ पीरियड हो गया, स्टेटरी डिक्लेरेशन हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स हो गया। तो ये गलत आंसर लिखा हुआ है, हमारे पास क्या हो गया, फेल टू सबमिट स्टेटरी रिपोर्ट। अगर उन्होंने स्टेटरी रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया तो तब ऐसी सूरत में क्या होगा, कंपनी को जो है हमारे पास जो है वाउंड अप कर सकता है कोर्ट, उसके पास ये इजाजत है। सेक्शन 305 इसको दोबारा सर्च करके दिखाएंगे आपको लाइव, ताकि चीज क्लियर हो जाए इधर ही। तो क्या हो गया हमारे पास, स्टेटरी रिपोर्ट में गए हम, स्टेटरी रिपोर्ट में जाते हैं, वापसी नीचे जाएंगे जहां पर हमारे पास सेक्शन 305 लिखा हुआ है, यहां से ही लिख देते हैं सेक्शन 305 लिखेंगे, सही है। तो यहाँ पर वाइंडिंग अप की चीजें आ गई। सेक्शन 305 के मुताबिक क्या है, कंपनी को वाउंड अप किया जाएगा इफ इट डज नॉट होल्ड द 2 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये तो एनुअल जनरल की बात हो रही है, दूसरे में जाते हैं, ये रहा। तो कंपलसरी वाइंडिंग अप होगी कोर्ट के थ्रू अगर ये चीजें होंगी। स्टेटरी मीटिंग, इफ द कंपनी फेल्स टू सबमिट स्टेटरी रिपोर्ट, अगर कंपनी फेल होती है स्टेटरी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए, तो इसी सूरत में क्या होगा, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से देख लिया, वही सेम चीज है कि ये आंसर आएगा करेक्ट। हैंडआउट्स को लाजमी देख लेना है। ये देख रहे हो कि मेरे से भी गलती हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता हर एक कोर्स के बारे में इतनी डिटेल में, हो सकता है ऊपर नीचे चीजें हो जाएंगी। तो हैंडआउट्स को लाजमी खोल के देख लेना है कि अगर एक एमसीक्यू बार बार आ रहा है कम से कम उसको तो आपने देख लेना है, सही है। ये छोटी मोटी मिस्टेक होती रहेंगी, वो मैं साथ साथ ही क्लियर कर देता हूँ। आधी से ज्यादा जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो सारी की सारी इधर ही क्लियर हो जाती हैं, जो कि रह जाती है मिस्टेक्स। ये फाइल एक ही दफा बनाई थी तो हो जाता है, आगे पीछे हो जाती है थोड़ी बहुत चीजें, तो उसको आपने जो है वो सर्च करना है, खुद से भी करना है, ये नहीं कि फुली डिपेंडेंट हो। तो क्या हमारे पास अगर वो सबमिट करना जो है वो फेल हो जाए सबमिट करने से स्टेटरी रिपोर्ट, तो सेक्शन 305 बाकी भी आप देख सकते हो, एक्सपायरी वेबसाइट, इसके बारे में कोई भी बात नहीं हो रही, सही है। कमिटमेंट ऑफ बिजनेस से रिडक्शन इन मेंबर सेटिस्फेक्शन हो गई, पेमेंट ऑफ लोन हो गई, अनलिस्टेड हो गई। तो ये बाकी की सारी चीजें क्या हमारे पास, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, बस सिर्फ स्टेटरी के बारे में बात हो रही है। कंपनी फेल टू सबमिट, देन आप क्या होगा, सेक्शन 305 के मुताबिक कंपनी को हम कोर्ट उड़ा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एक्वायरिंग ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आपने याद रख लेने। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो की स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हमने समझाने वाला काम ज्यादा हो गया और MCQ 100 कवर करने थे, थोड़ा ज्यादा टाइम अब लग जाना है। Normally, some part of capital is kept for the payment of debt at the time of winding up is called as reserve capital। यानी winding up के दौरान जो डेप्ट हम रखते हैं थोड़े बहुत खत्म होने से पहले, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो रिजर्व्ड कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट मेक अ पिटिशन टू द कोर्ट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो डेप्टर, क्रेडिटर और कंट्रीब्यूटरी तमाम के तमाम पॉइंट्स है, ये तमाम पर्सन जो हमारे पास पिटिशन कोर्ट के थ्रू जो है वो नहीं कर सकते कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। मेक अ पिटिशन टू द कोर्ट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, इनके पास कोई भी इख्तियार नहीं है, ये पिटिशन दर्ज नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड स्केड्यूल्स एंड अल्टरनेटिव वर्क प्लेसेस। तो इनमें से कौन सा जो है डिसएडवांटेज है मॉडिफाइड स्केड्यूल्स का, तो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेशन, इसका करेक्ट आंसर आपने दैट इज याद रख लेना है। नेक्स्ट है अमंग डिफरेंट मैनेजिकल स्टाइल्स विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ मोस्ट रैपिड डिसीजन मेकिंग। तो इनमें से कौन सी जो है हमारे पास स्टाइल्स, मुख्तलिफ मैनेजरिकल स्टाइल्स हैं, इनको आपने सर्च कर लेना है। अगर हैंडआउट्स के अंदर है इस वर्ड से कुछ तो हमने वहां पे ही देख लेना है ताकि चीजें क्लियर हो जाए। पेस्ट किया, मैनेजरिकल आ गया हमारे पास। एथिकल बिहेवियर इन मैनेजरिकल प्रैक्टिकल्स इंक्लूड, तो हमारे पास कौन कौन सी है, डेमोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉय, रिलेशन विद अदर, इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट, प्लान्स टू इनिशिएट एथिक बिहेवियर, टू इनिशिएट एथिक प्रोग्राम। इसमें तो कुछ नहीं खास लिखा हुआ, रिप्लेसमेंट चार्ट है, मैनेजमेंट, हाँ ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पर आ गया मैनेजरिकल स्टाइल्स एंड लीडरशिप। तो हमारे पास इसके अंदर जो मुख्तलिफ स्टाइल्स होंगे,
तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि अमंग डिफरेंट मैनेजिकल स्टाइल विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ मोस्ट रैपिड डिसीजन मेकिंग। तो रैपिड कौन करता है, ऑटोक्रेटिक यहाँ पे मार्क है, तो इसको हम देख लेते हैं कि रैपिड कौन करता है। मैनेजिकल स्टाइल इन विच मैनेजर जनरली इशू ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट देम टू बी ओबेड विदाउट क्वेश्चन, यानी बगैर क्वेश्चन के क्या होगा, एक्सपेक्ट करेगा, डायरेक्ट उसको इशू कर देगा। बाकी को पढ़ लेते हैं। इन विच मैनेजर जनरली आस्क इनपुट फ्रॉम सबऑर्डिनेट, यानी यहाँ पे पूछा जाएगा तो टाइम लगना है। इन विच मैनेजर टिपिकली सर्व एज एडवाइजर टू सबऑर्डिनेट्स हु आर अलाउड टू मेक डिसीजन, यानी उसको दूसरे के हवाले कर देते हैं, टाइम लगना है। नेक्स्ट क्या है, बाकी ऑप्शन कौन से लिखे हुए, डेमोक्रेटिक हो गया, फ्री, सही है, फ्री हो गया, डेमोक्रेटिक, ये दोनों नहीं है। सो कौन हो गया, यहाँ पर क्या होगा, जनरली इशू ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट देम टू बी ओबेड विदाउट क्वेश्चन, यानी वो एक्सपेक्ट करते हैं बगैर क्वेश्चन के थ्रू, यानी ओबे हो जाएगा, यानी काम जल्दी हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, दूसरे के पास नहीं भेजेंगे, वहीं पे सब कुछ डन हो जाएगा। तो ये ऑटोक्रेटिक के अंदर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसलिए करेक्ट होगा। चीज क्लियर हो गई। डिफरेंट मैनेजिकल स्टाइल कॉपी किया, हैंडआउट्स में गए, यहाँ पे मैनेजिकल ही लिखा है मैंने सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा होगा, स्क्रीन कटी हुई होगी थोड़ी सी, तो ऊपर कंट्रोल एफ करके आपने पेस्ट किया, यहाँ पर ऑटोक्रेटिक आ गया, तो ऑटोक्रेटिक सॉरी ये आ गया। मैनेजिकल स्टाइल में देखा कितने स्टाइल है, 5 स्टाइल है, पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी स्टाइल्स आर देयर, तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो गया, डेमोक्रेटिक फ्री हो गया, कंटीजेंसी हो गई, कंटीजेंसी अप्रोच हो गई। तीनों चीजें, चारों पांचों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से आपने तमाम चीजों को सर्च करना होता है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। डैश इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स टू वर्क टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो मोटिवेट करते हैं दूसरों को ताकि वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर सके। तो लीडरशिप के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती हैं, मोटिवेशन वगैरह। लीडरशिप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्विंग बोथ मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट इन सेटिंग गोल्स एंड एवल्यूएटिंग प्रोसेस। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ की डेफिनेशन है बाकायदा की, इसके अंदर ये तमाम की तमाम चीजें होती हैं। इसको अपने एज इट इज याद रखना है, ये भी बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो कंसिस्ट करता है इनसाइड फोर्सेस जो इन्फ्लुएंस करती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग को। ये तमाम की तमाम चीजें ऑल ऑफ द गिवन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट पॉलिसीज और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, ऑल ऑफ द गिवन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डैश। तो इसका हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक टारगेट है और ऑडियंस है, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव। अच्छा, तो ये हमारे पास सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएगी, स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के अंदर आएगी। हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हम कितनी चीजें चाहिए, कितने ऑडियंस को, किस किस ऑडियंस को टारगेट करना है, तो ये एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू अ डिस्टेंस ग्रुप ऑफ बायर्स हु हैव डिस्टिंक्ट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर एंड वो माइट एक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग मिक्सेस। तो ये किसकी डेफिनेशन है, मार्केट सेगमेंटेशन के। इसी तरह मार्केटिंग मिक्स, पेनिट्रेशन, कंट्रोल, तमाम की आपने देख लेनी है क्या क्या डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन भी आपसे पूछी जाएंगी, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है द एक्टर्स एंड फोर्सेज आउटसाइड मार्केटिंग दैट अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद एन टारगेट विद अ टारगेट कस्टमर्स आर कॉल्ड एज। तो ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है। यहाँ से आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। हमारे पास क्या है, आउटसाइड वगैरह लिखा होता है यहाँ पर। फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग जो होती है वो क्या कहलाएगी, मार्केटिंग एनवायरनमेंट से आप देख सकते हो कि बाहर की चीजें, बाहर की फोर्सेस, तो एनवायरनमेंट आपसे इसी तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन ये डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, टूल्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन वगैरह के बारे में बात हो रही होगी, तो किसके अंदर आएगा, मार्केटिंग मिक्स के अंदर आएगा। उसके बाद अगर हम देखें, मोटरसाइकिल और कार आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट बोथ फुलफिल द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब आपने देख लेना कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन क्या होता है और इसका दूसरा कोई भी होगा, तो इन दोनों को आपने देख लेना कि जो भी हमारी नीड्स को फुलफिल करती है वो हमारे पास किसके अंदर आएंगी, तो हमारे पास आएंगी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ऑफ कंपटीशन। सही है, इसको हम देख लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। सब्स्टिट्यूट में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट इसको दोबारा सर्च करते हैं, यहाँ पर हेडिंग आ गई, तो ये रहा हमारे पास। तो ये कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की मल्टीपल 3 टाइप्स है हमारे पास। इनमें क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन है, वो प्रोडक्ट जो हमारे पास डिसिमिलर होंगे फ्रॉम दोस टाइप ऑफ कंपिटिटर्स बट कैन फुलफिल द सेम नीड्स, यानी बट वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, डिसिमिलर कंपिटिटर्स के, बट हमारे पास क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं हमारी नीड्स को। जैसे टेलीविजन एंड कंप्यूटर गेम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट बोथ फुलफिल द नीड्स फॉर एंटरटेनमेंट। सही है, टेलीविजन को भी हम एंटरटेनमेंट यानी कोई प्रोग्राम वगैरह देख लिया, और उसके साथ हमारे पास क्या हो गया, कंप्यूटर गेम्स हो गए, तो गेम्स भी हमारे पास क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं बच्चों को, बड़े भी खेलते हैं। तो क्या हमारे पास ये दोनों ही एंटरटेनमेंट का जरिया है, चीजें अलग अलग है, काम दोनों एक ही चीज कर रही है, एंटरटेन करने का काम कर रही है। यहाँ से चीज क्लियर हो गई। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि मोटरसाइकिल और कार हो गई, यानी मोटरसाइकिल पर भी हम क्या करते हैं, सफर तय करते हैं। क्या किसके लिए यूज होता है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, और कार को भी हम इसीलिए यूज करते हैं। काम दोनों का एक है, शेप चीजें अलग अलग है, समझ रहे हो ना। मोटरसाइकिल अलग बंदे बनाते हैं, कार अलग बनाते हैं, शेप भी अलग है, चीजें भी अलग है,
दोनों की कैटेगरी भी अलग अलग है, सही हो गई। तो हमारे पास क्या है, दोनों अलग से हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, कैटेगरी भी अलग है, इन दोनों की फील्ड भी अलग अलग है, कंपनीज भी अलग अलग है। क्या हो जाएगा हमारे पास, लेकिन फुलफिल एक ही चीज कर रही है, ट्रांसपोर्ट के नीड्स को ही फुलफिल कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह बंदों को लेकर जाने का काम कर रही है। तो यहाँ से चीज क्लियर होगी, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन कहलाते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगी तो हमारे पास फिनिश गुड्स आएगा आंसर। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी होगी, इन्फॉर्मेटिव कब होगी, जब हमारे पास क्या होगा, लाइफ साइकिल स्टेज में जाएगा, जैसे कि केस ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड। तो ऐसी सूरत में कौन सा होगा, इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट यूज होगी। डेफिनेशंस तो आपने जितनी करनी है उतनी कम है, तो तमाम की तमाम ये तो आपने देख लेनी है। अब टाइम कम है और वीडियो लेंथी हो रही है और उसको कवर करने आपने पढ़ते जाने, इतने हमने ऑलरेडी एमसीक्यू किए हुए हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस इसको आपने पढ़ते जाने और टिक लगाते जाने। अ डैश इज अ प्रमोशनल अप्रोच, हमारे पास पुल स्ट्रेटेजी एक प्रमोशनल अप्रोच है, बाकी आप पढ़ सकते हो, जिसके अंदर हम क्या करते हैं। डैश इंक्लूड रेंटल और मोर्टेज पेमेंट्स, इंश्योरेंस, वेजेस वगैरह, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर आएगा। सही है। जो अदर कॉस्ट होगा इंक्लूड मटेरियल हैंडलिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल, तो इसके बारे में हमें बताना है, तो ये क्या कहलाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाएगा। पर्सनल सेलिंग टास्क हो गया, तो हमारे पास सेल्स पर्सन जो होता है वो ट्राई करते हैं बायर्स को ताकि वो परचेज कर सके, ये कहलाती है क्रिएटिव सेलिंग कहलाती है। कंज्यूमर प्रमोशन होगी एम्ड एट द डैश एंड ट्रेड प्रमोशन एम्ड एट डैश, तो हमारे पास भी फाइनल कंज्यूमर होता है एट द फाइनल कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रमोशन जो है वो किसके ऊपर एम्ड करते हैं, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर एम्ड करते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रेंट बोथ टू डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट टू कस्टमर्स हु हैव अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड आर रेडी टू बाय, तो ये ट्रेड शो हमारे पास इसके अंदर आती है चीजें। डैश इज द प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज नीडेड टू गेट हाई क्वालिटी गुड्स, तो TQM, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है फुल फॉर्म ऑफ TQM, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है प्रमोशनल टूल इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी और प्रोडक्ट इज ट्रांसमिटेड बाय जनरल मास मीडिया, तो पब्लिसिटी कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन सी है हमारे पास। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी दैट ट्राइज टू कीप अ प्रोडक्ट नेम इन द कंज्यूमर माइंड, तो अगर हमने किसी के माइंड के अंदर जो है वो उस प्रोडक्ट का नाम लेनी, हमने कोई चीज सेल नहीं करनी या फिलहाल बनी नहीं है, अंडर जो है वो कंस्ट्रक्शन है या जो भी आप बोल सकते हो, अभी बन रही है या बन चुकी है, अभी मार्केट में नहीं आ रही, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोडक्ट के बारे में दूसरे को पता चल जाए, उसके माइंड में मेरा नाम याद हो जाए। जैसे हम बोलते हैं एडिडास, तो हमें याद हो जाता है कि एडिडास, भले हमने खरीदना है या नहीं खरीदना, नाम हमारे माइंड में छपा हुआ है। तो इसी तरह कोई भी नया ब्रांड ओपन हो रहा है, वो चाहेगा कि मेरा नाम पहले लोगों को पता चल जाए, उसके बाद मैं प्रोडक्ट अपना सेल करूंगा। अब दूसरी दफा वो जब दोबारा एड लगाएगा तो क्या होगा, उन बंदों को पता होगा कि हाँ ये देखा देखा लग रहा है, भले उन्होंने यूज नहीं किया, उनको लगेगा कि उनका एक रिलेशन बन जाएगा। तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट कहलाती है। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, तो डबल टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। डिफिकल्ट होगा ट्रांसफर राइट ऑफ ओनरशिप को ट्रांसफर करना, किसके अंदर डिफिकल्ट होता है, तो हमारे पास सोल के अंदर होता है, पार्टनरशिप के अंदर होता है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन। वेजेस आर पेड फॉर, तो वेजेस को हम शॉर्ट टर्म पे करते हैं। पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान ये तीनों चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, स्पोर्ट और एग्रीकल्चर टेक्सटाइल, ये तीनों चीजें कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इधर कुछ है नहीं, मुल्क के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन ये एक्सपोर्ट में जो चीज मुल्क वालों के लिए होती है वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर बाहर से दोबारा मंगवाते हैं। ये अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है माशाल्लाह से। नेक्स्ट है मैनेजर्स है, डैश टाइप ऑफ स्किल, मैनेजर्स के बाद कितनी तरह की स्किल्स होती हैं, ये मेरे को लग रहा है 3 होती हैं शायद या 4 होती है, ये थोड़ा कंफर्म करने वाले, एक सेकंड इसको कंफर्म करते हैं, मेरे ख्याल में 3 होगा शायद। अच्छा, तो हमारे पास 3 नहीं होते, 4 ही स्किल्स होते हैं, मैं रॉन्ग था। तो हमारे पास मैनेजर्स के पास जो 4 स्किल्स होती हैं, उन चारों स्किल्स को भी आपने डिटेल में देख लेना है, हैंडआउट्स में जाना है, मैनेजर्स के टॉपिक के अंदर आ गए। तो हमारे पास मैनेजर्स के बाद 4 स्किल होती हैं, एक प्लान करना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और उसके बाद कंट्रोल करना। तो ये चारों के चारों स्किल्स को आपने इनकी डेफिनेशंस को डिटेल में पढ़ लेना है कि अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी आपसे पूछी जाएंगी कि ये किसके अंदर आएगा, तो आप बोलोगे प्लानिंग के अंदर, ये किसकी डेफिनेशन है या इसके अंदर क्या चीज समझ में आ रही है किसके मुताबिक। जैसे ये लिखा हुआ है ना, हेवलेट पैक्डर्स recent realignment into integrated central firm rather than a corporate of individuals has served its comeback strategy well, तो ये किसके अंदर बात हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बात हो रही है। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि डायरेक्टिंग इज द डैश स्किल ऑफ डेट मैनेजर हैव डैश टाइप ऑफ स्किल, तो आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्टिंग इज द डैश नंबर स्किल इन मार्केटिंग, तो आप बोलोगे 3rd सही है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, तो चारों के चारों पॉइंट इस तरह आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द पीपल, तो हमारे पास रिक्रूटमेंट कहलाता है, जिसके थ्रू हम जो है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो जॉब ले सके। व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग, अब ये जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर में शायद हो सकता है थोड़ी गलती हो गई होगी, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होता है हमारे पास और ऑफ जॉब ट्रेनिंग
सॉरी, एक होता है ऑन जॉब और दूसरा कौन सा होता है ऑफ जॉब। सही है, ऑन जॉब और ऑफ जॉब। तो आपने ऑन जॉब याद रखना है। ऑन जॉब हमारे पास वो ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर क्या होता है, हम लर्न करते हैं डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करके। ऑन जॉब ट्रेनिंग वो होती है जिसके अंदर हम रेफर करते हैं ताकि हम लर्न कर सके डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करके। सही है। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग की क्या टाइप्स है हमारे पास, वो हमारे पास कहलाते हैं जो कॉमनली यूज्ड वे है ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास वो क्या होती है, लेक्चर मेथड होता है। तो ये तमाम की तमाम टाइप जो है वो ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अंदर आएंगी। लेक्चर मेथड हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, बिजनेस गेम हो गया, केस स्टडीज हो गई। ये तमाम के तमाम 5 पॉइंट्स जो है ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अंदर आएंगे। तो ये एक पॉइंट चीज क्लियर हो गई। ये पिछली वीडियो के अंदर हो सकता है मेरे से थोड़ी मिस्टेक वगैरह होगी समझाने में। तो ये ऑफ जॉब ट्रेनिंग की जो हमारे पास 5 मुख्तलिफ तरह की जो है वो लेक्चर्स मेथड है जो ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अंदर यूज होती है। लेक्चर मेथड हो गया, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो गया, रोल प्लेइंग, बिजनेस गेम, केस स्टडीज, ये ऑफ जॉब ट्रेनिंग है। ऑन जॉब ट्रेनिंग बस वही है, उसकी कोई टाइप्स नहीं है। जाओ उधर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वहीं पर काम करके सीखो। तो ये हमारे पास ऑन जॉब है। ऑफ जॉब के अंदर लेक्चर, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आ जाएंगे। पूछा क्या जा रहा है, विच इज द मेथड ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग मैंने आपको बताया कि वहां पे ही जाकर हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेक्चर, वेस्टिब्यूल, वीडियोस, ये तो हमारे पास इसके अंदर आ गया। सही है, लेक्चर्स और वेस्टिब्यूल ये तो तमाम की तमाम चीजें इधर आ गई। तो हमारे पास क्या है, ऑन जॉब ट्रेनिंग के यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो नन ऑफ द गिवन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है द लाइबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज, जो सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सोल है अलग है, इसी तरह सोल प्रोप्राइटरशिप भी है तो उसके पास भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सोल मतलब अकेला, उसके बाद सब कुछ अनलिमिटेड। जेनेटिक इंडस्ट्री मीन, तो जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा, तो जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल में हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलती की है या क्या किया। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास एग्रीकल्चर गलत मार्क हुआ है, हमारे पास पोल्ट्री ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, पोल्ट्री से रिलेटेड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें मिस्टेक्स आपसे भी होती रहेंगी। एक ही दफा अपने पास आपने नोट कर लेना है कि जेनेटिक इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछे तो जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, तो आपने याद रख लेना कि पोल्ट्री हमारे पास क्या आएगा, जेनेटिक के अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, डी नहीं है। जो फर्स्ट स्टेज होता है एवोल्यूशन बिजनेस का, वो क्या कहलाता है, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन कहलाता है। किस तरह चेक करना है, एवोल्यूशन को कॉपी करो, हैंडआउट्स में जाओ, वहां पर सर्च करो एवोल्यूशन का। सही है। 3 मेजर फैक्टर्स हैं किस चीज के, द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन विल कंटिन्यू टू एनहांस, ये तो आपने छोड़ देना है, ये नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो इधर कोई चीज खास नहीं लिखी हुई, हमें दूसरा चीज सर्च करना पड़ेगा तब होगा। तो क्या होगा, आपने एक चीज याद रखनी कि फर्स्ट स्टेज होगा एवोल्यूशन बिजनेस का, वो क्या है हमारे पास, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हमारे पास है, वो पहला स्टेज है एवोल्यूशन बिजनेस का। नेक्स्ट है स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर को अगर हमने स्टडी करना है तो कौन सी चीज जो हमारे पास हेल्पफुल होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटीज डिस्क्रिप्शन सच एज एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन। तो ये तमाम चीजें किसके अंदर आएंगी, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, तो ये डेमोग्राफिक्स है, यानी उस जगह की लोकेशन के बारे में हमारे पास मुख्तलिफ मालूमात होगी, तो हमारे पास किसके अंदर आएंगी, डेमोग्राफिक के अंदर आएगी। साइकोग्राफिक क्या हो गया, तो अलग चीज हो गई। साइको के बारे में बात हो रही है। पर्सनल प्रोफाइल हम नहीं डिस्कस कर रहे, पर्सनैलिटी भी नहीं कर रहे। हमें क्या पूछा जा रहा है कि भाई एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, ये जो चीजें कहलाती हैं ये डेमोग्राफिक, यानी लोगों के अंदर चीजें मालूम करना चाह रहा हूँ तो ये डेमोग्राफिक के अंदर आएगा। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ इंटरव्यू योर क्वेश्चन कैन बी चेंज आर अडेप्टेड टू मीट द रिस्पॉन्सिबल रिस्पोंडेंट्स इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी जहां पर क्वेश्चन चेंज वगैरह होंगे ताकि अच्छे कैंडिडेट को ले सकें, यानी इंटेलिजेंट बंदे को ले सके, तो हमारे पास क्या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज, तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज की एग्जांपल कौन सी है, तो हमारे पास यहाँ पर इसको मैं दोबारा सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर पोल्ट्री है वैसे, लेकिन कैनाल लिखा हुआ है, इसको हम दोबारा देख लेते। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जेनेटिक इंडस्ट्रीज की जो एग्जांपल्स है वो हमारे पास कैनाल्स तो नहीं है, ये गलत मार्क हुआ है। तो एक हमारे पास पोल्ट्री है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसके साथ हमारे पास प्लांट नर्सरीज भी जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। तो ये 2 ऑप्शन आपको याद होने चाहिए कि एक पोल्ट्री हो गया और प्लांट नर्सरीज, ये दोनों के दोनों चीजें हमारे पास जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। ये दोनों हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अव्वल तो आपने पोल्ट्री पे क्लिक कर देना अगर ये दोनों ऑप्शन आ गए, तो अगर ये दोनों में से कोई नहीं है या मान के चलो प्लांट नर्सरीज आ गया, तो प्लांट नर्सरीज भी जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर ही आएगा और पोल्ट्री भी इसी के अंदर आएगी। कैनाल्स नहीं है भाई, इसको हटा दो। डैश रेफर टू द स्टैंडर्ड ऑफ मोरल बिहेवियर, एथिक्स होता है। बाइंग और सेलिंग गुड्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, यानी ऑनलाइन वगैरह सेल करना, तो ये ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स आपने सुना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, लिमिटेड होती है और हमें हर एक चीज पूछनी पड़ती है पार्टनर से। जो WTO हमारे पास वो क्या है, सेट एक्सचेंज रेट टू बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड अमोंग नेशन, इसकी डेफिनेशन यही है। WTO इसका काम भी यही है।
जो लायबिलिटी होती है सोल ट्रेडर यानी अकेले ट्रेडर की, वो अनलिमिटेड होती है, ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रेंचाइजिंग इज ट्रू, ये तीनों की तीनों चीजें ट्रू है हमारे पास। नेक्स्ट चलेंगे, सॉरी तीनों की तीनों चीजें ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट अबाउट फ्रेंचाइजिंग इट्स ट्रू, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो हमारे पास है फ्रेंचाइजिंग इज द मोस्ट विजिबल वेरिएशन यूज टू अचीव कोऑर्डिनेशन, इज अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट सिस्टम, इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये तीनों नहीं है हमारे पास। जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर है, इसको आपने याद रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप कैन अवेल सम कंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, तो कॉर्पोरेट सोसाइटी जो है उसको कंसेशन दी जा सकती है गवर्नमेंट के थ्रू। वेजेस जो होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। गुड सर्विस और आइडिया कंसिस्टिंग बंडल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, ये प्रोडक्ट के अंदर आती है तमाम की तमाम चीजें। एडेश इज एन असेसमेंट ऑफ द काइंड ऑफ स्किल नॉलेज एबिलिटीज, तो ये जॉब एनालिसिस के अंदर हमारे पास चीजें आएंगी, स्किल नॉलेज और एबिलिटी को टेस्ट करना, जॉब एनालिसिस आ गया। जो इंटरव्यू होता है हमारे पास, रिस्पॉन्स जो होता है हमारे पास सेम क्वेश्चन जो पूछ लेता है, सीरीज ऑफ क्वेश्चन इंटरव्यू किसके अंदर आएगी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर वो होगा जिसके अंदर क्वेश्चन चेंज कर दे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस हैज शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन, जो सोल प्रोप्रिएटरशिप होता है उसके हमारे पास जो लाइफ स्पेन होता है यानी वो कम होता है, यानी वो ज्यादा देर तक नहीं चलता, कम होता है। एन एंटरप्राइज दैट प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कंज्यूमर डिजायर, वो इंटरप्राइज जो कि प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोडक्ट या सर्विस किसी भी कस्टमर के ख्वाहिश के मुताबिक, वो क्या कहलाता है, वो बिजनेस कहलाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन अ बिजनेस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की जो टाइप्स होती है बिजनेस के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं वो तमाम टाइप्स है, लेकिन कौन नहीं है, तो कोरियर नहीं है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस इज अ डैश, तो जो सर्टिफिकेट होता है ओनरशिप किसी भी बिजनेस का वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल द फॉलोइंग आर पॉसिबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप, यानी इनमें से कौन से जो है पॉसिबल फॉर्म है बिजनेस के सिवाय किसके, यानी पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कॉर्पोरेशन, इन तीनों बिजनेस के जो हमारे पास है पॉसिबल फॉर्म है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वो नहीं है। नेक्स्ट है पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी इन अ डैश, यानी वो पार्टनर्स जिनके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन किसके अंदर होती है, तो वो जनरल पार्टनरशिप के अंदर होती है, अदरवाइज नहीं होती। एन अरेंजमेंट वेयर बाय बिजनेस ओनर्स अलाउ अदर यूजर्स टू यूज देयर ट्रेडमार्क, तो फ्रेंचाइज होता है जैसे जोंग, यूफोन, ये टेलीनॉर वगैरह आपके सामने मौजूद है, इसमें वो उसको अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई हमारा नाम यूज करके आप हमारी चीजें जो है उसके रिलेटेड बिजनेस करो। A firm dash is measured by its stock price which can be negatively affected by unethical business, तो ये वैल्यू कहलाता है। डैश कंडीशन रिफ्लेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंडस्ट्री बिजनेस एनवायरमेंट असेसमेंट इज टू डिटरमाइन द डैश, तो डिग्री ऑफ कंपटीशन इसका करेक्ट आंसर है। द फंक्शन ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ एम्प्लॉय एंड अदर रिसोर्सेज, जैसे मशीनरी वगैरह हो गया, तो ये प्रोडक्शन के अंदर चीजें आती हैं। नेक्स्ट ऑल ऑफ फॉलोइंग आर कंसिडर्ड क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स दैट आर नीडेड इन ऑर्डर फॉर अ बिजनेस टू बी एबल टू मेक प्रॉफिट एक्सेप्ट फाइनेंशियल कंसोलर्स आएगा, काउंसलर्स आएगा। जानजेब रेस्टोरेंट है तो हमारे पास क्या है, एलर्जिक रिएक्शन होगा। सोल प्रोप्राइटर ऑफ द विल बी पर्सनली लायबल फॉर एनी जजमेंट अगेंस्ट द रेस्टोरेंट ड्यू टू अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों होगी, कोई जानजेब भी अकेला बंदा है उस जगह का मालिक, तो क्या कहलाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा, और उसके पास क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ताकि वो जजमेंट कर सके रेस्टोरेंट के खिलाफ जो कि एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो रही है उसके फूड के लिए, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जानजेब ही होगा, क्योंकि वो क्या है, अकेले मालिक है, सोल प्रोप्राइटरशिप है और उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो पूछा भी उसी से ही जाएगा, वही मालिक है, उसी से ही सारी चीजें पूछी जाएंगी कि भाई ये क्या हो रहा है, वही फैसला कर सकता है एलर्जिक फूड से रिलेटेड, क्योंकि उसका बिजनेस है, उसको पता होना चाहिए क्या चीज किस तरह से चल रही है। डैश कंप्राइज पार्टनर हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड, तो लिमिटेड पार्टनरशिप आपने याद रख लेना है। डैश इज कंसिडर्ड अ प्राइमरी एडवांटेज टू फॉर्मिंग अ बिजनेस पार्टनरशिप, तो शेयर्ड कंट्रोल करेक्ट आंसर होगा। डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो डिसएडवांटेज जो एसोसिएट होता है सिवाय किसके, तो हमारे पास है इंश्योरिंग बिजनेस फंक्शन प्रॉपरली। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश आर कंसिडर्ड टू बी बैरियर टू फ्री ट्रेड, तो टैक्सेस करेक्ट आंसर होगा। डैश इज अ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज is left in the hand of private enterprise, so free market economy. Dash are those person who guarantee the company to buy the remaining shares, तो underwriters जो होते हैं वो दो फंक्शन, the function of business responsible for the efficient use of employee and other resources, जैसे मशीनरी होगी वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन अ बिजनेस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कोरियर नहीं होगा, बाकी तमाम ऑप्शन होंगे। और यहाँ पर हमारे पास 100 MCQs डन हो गए, और इस वीडियो के अंदर मैंने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की है, बाकी MCQs को फास्ट फॉरवर्ड मोड में जो है वो खुद रीड किया हुआ है, आप करेक्ट ऑप्शन देख सकते हो, बाकी पढ़ सकते हो डिटेल के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए इस वीडियो के अंदर वो तमाम के तमाम हम हर एक सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड है या 8th सेमेस्टर है, ये हर एक के ऊपर आपकी जो है वो अप्लाई होगी ये चीज,
अब जो चीज़ बार बार पूछी जा रही है पास्ट पेपर के अंदर, इसका मतलब है ये चीज़ जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब आपके क्विजेस भी होंगे, सही है, या क्विजेस हो गए होंगे अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल ही एंड डेज में देख रहे हो, जो कि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, आखिरी दिनों में देखते हैं। तो इससे पहले आपके क्विजेस भी हो गए होंगे, उनको भी आपने देख लेना है कि उनके अंदर क्या चीज़ पूछी जा रही है। तो वहाँ पे जो चीज़ बार बार पूछी जा रही है वो चीज़ आपने नोट करनी है, या फिर कहाँ से पूछी जा रही है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक हैंडआउट्स के अंदर जाके सर्च करना होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें मौजूद है बुक के अंदर, हैंडआउट्स के अंदर। तो वो चीज़ अगर आपने क्लियर कर ली तो मेरा नहीं ख्याल आपकी जो है वो हमारे पास कम नंबर आएंगे, या फिर आप जो आपके साथ प्रैंक हो सकता है, या फिर आप ये लिखोगे कि कॉन्सेप्चुअल आए थे, यहाँ से आए थे, वहाँ से आए थे। भाई जहाँ से भी आए थे अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई मसला नहीं होगा। हैंडआउट से आए, उधर से आए, इधर से आए, पास पेपर से नहीं आए, तो पास पेपर से आए नहीं आए वहाँ से कोई गारंटी नहीं है कि तमाम के तमाम ही उठ के आ जाएंगे, सही है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर एक बंदे के रिपीट हो। कभी कभार ऐसा होता है आपने एक फाइल की 2 से 3 MCQs रिपीट हो गए, कभी कभार उससे 7 MCQs भी हो जाते हैं। तो आप एवरेज ये मान के चलो ना कि 2 से 3 ही होंगे, ज़्यादातर हर एक के पास 7 MCQs थोड़ी आएंगे। तो यही चीज़ आपने याद रखनी है कि एक फाइल कर रहे हो तो कम होंगे, 2-3 फाइल कर रहे हो तो ज़्यादा चांसेस होंगे, 5-6-7 कर रहे हो फाइल्स यानी 500-600 MCQs कवर हो रहे हैं तो समझ लो उसके अंदर 14-15 MCQs आपके आ सकते हैं। किस्मत सही हो या नहीं हो इतने आ ही जाएंगे, 10 तो कम से कम आ ही जाएंगे अगर बहुत ही किस्मत ख़राब है। बाकी अगर आप हैंडआउट्स को करते हो साथ में, पास पेपर किया, आंसर सही करेक्ट देके हैंडआउट से वेरीफाई किए, उसके साथ जो बार बार टॉपिक रिपीट हो रहा है उसको डिटेल में जाके हैंडआउट से देखा, तो यकीन रखो क्या हो जाएगा, आपके जितने भी MCQs है वो अच्छे से मज़े से हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। बस यही पॉइंट माइंड में याद रखो। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, क्लिक करो, MGT के पिछले पार्ट्स, आने वाले पार्ट्स तमाम को देखो, वेरीफाई भी करो हैंडआउट्स के साथ। मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर मैंने आपको अपनी मिस्टेक खुद पकड़ कर दिखाई कि कहाँ कहाँ पे हुई भी थी, उसको आपके साथ शेयर किया। जेनेटिक इंडस्ट्रीज बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आपने गौर से देख लेना है। इस तरह जो भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है उनको भी देख लेना है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगली वीडियो में मिलेंगे। ये चरिंद परिंद ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अल्लाह हाफिज़।